नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। हमारा सवाल यह है कि राहुल गांधी ममता बनर्जी से इतने खफा क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? क्योंकि आज वो मेघालय में एक रैली कर रहे थे और उस रैली में उन्होंने ममता बनर्जी पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का, उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। उन्होंने बंगाल की हिंसा का जिक्र किया, इतिहास का जिक्र किया, वहां पर जो घोटाले हुए हैं उसका जिक्र किया। तो इतना खफा क्यों है राहुल गांधी? और इसी तरह से खफा रहेंगे तो 2024 में महागठबंधन की तस्वीर कैसे बन पाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हमारे साथ डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद है। संजीव जी, क्या वजह आ गई आखिरकार? मतलब एक तरफ गठबंधन की बातें हो रही हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं साथ आओ, शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और इधर राहुल गांधी ममता बनर्जी को धो रहे हैं। देखिए, गठबंधन की जितनी भी बातें हुई हैं उसमें जो क्षेत्रीय दल हैं उन सबों ने कांग्रेस से एक निश्चित दूरी बनाने की कोशिश भी दिखाई है। एक प्रयास हमेशा ये रहता है कि कांग्रेस के साथ फिलहाल किसी तरह की किसी गठबंधन की बात कोई भी विपक्षी छत्रप जो है वो नहीं करता है। आप ममता बनर्जी को आपने कभी नहीं सुना होगा, या फिर केसीआर को कभी नहीं सुना होगा। अखिलेश यादव भी बड़े खुल के कहते हैं कि जी नहीं, हम कांग्रेस के साथ या हम किसी भी बड़े दल के साथ नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जबकि कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक विपक्ष के नेता नहीं नजर आते हैं, और वो जो 2024 की गोलबंदी है वो कागजों पर और भाषणों में ही दिखाई पड़ती है, तो लगता है कि कांग्रेस ने भी एक टफ रुख अपनाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि जो उसकी राजनीतिक जमीन है, वो राजनीतिक जमीन राज्यों में अगर सिकुड़ती चली जाएगी तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी रह करके क्या करेगी? तो उसे लगता है कि हमें अपनी तरफ से एसर्ट करने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस और बहुत से ऐसे दलों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को सही मायने पर राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकता है, क्योंकि उसी के पास एक ऐसी राष्ट्रीय आइडियोलॉजी है जिसमें बाकी के दल जो है वो जुड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के पास कोई राष्ट्रीय आइडियोलॉजी नहीं है, टीएमसी के पास कोई राष्ट्रीय आइडियोलॉजी नहीं है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है पर कोई ऐसा आइडियोलॉजी लेकर सामने वो नहीं आते हैं जो पूरे देश में एक साथ लागू होता है। तो वो कांग्रेस के पास है। अगर वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी भर रह जाती है और राज्यों में उसकी ताकत घटती चली जाती है, चुनाव दर चुनाव वो लगातार हारती चली जाती है, और उसी की तर्ज पर बनी पार्टियां, कांग्रेस की ही तर्ज पर बनी पार्टियां अगर कांग्रेस की जमीन हथियाने लगती हैं, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, तो फिर जाहिर है कि उस पर हमला बोलना जरूरी हो जाता है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के वाईएसआर कांग्रेस के पहले वहां की मुख्य पार्टी कांग्रेस थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति केसीआर, वहां की मुख्य पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। बंगाल की मुख्य पार्टी सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस हुआ करती थी। तो ये सारे नेता निकल करके अपनी अपनी पार्टियां बना ली इन्होंने, और वो पार्टियां बना करके अब वो कांग्रेस को पहले बेदखल करना चाहते हैं, बाद में बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। और शायद इसी बात को समझते हुए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया है कि जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जाए, लेकिन उससे लड़ने के लिए यह भी जरूरी है कि राज्यों में अपनी उपस्थिति और मौजूदगी को कायम रखा जाए। कांग्रेस थोड़ा मुखर हो गई है, जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा पा रही है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है वो अपनी जो आखिरी रैली जो भारत जोड़ो यात्रा की थी 30 तारीख को, उसमें कुछ दलों को इनवाइट नहीं किया। ये लगा कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कांग्रेस के अंदर। फिर उसके बाद आज जिस तरह से ममता बनर्जी को घेरा है, तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से ही बढ़ा है। क्या आपको लग रहा है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से पहले की कांग्रेस या फिर राहुल गांधी, और उसके बाद में बहुत सारा बदलाव हमको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में। देखिए, ये मुद्दे तो कांग्रेस के पास काफी दिनों से हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष पहले कांग्रेस को खत्म करना चाहता है और बाद में भारतीय जनता पार्टी से भिड़ना चाहता है। ऐसा बहुत कांग्रेसी मानते हैं। गोवा का उदाहरण राहुल गांधी ने दिया। गोवा में जब चुनाव हुए थे तो वहां पाया ये गया कि भारतीय जनता पार्टी उतनी ही वोट ला पाई जितना कि पिछले चुनाव में वो ला पाई थी। उतनी ही वोट लाई, 33% वोट, लेकिन उसकी सीटों में इजाफा 5-6 का हो गया। उसकी वजह रही कि उसके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, जो वहां की मुख्य विपक्ष है,
उसके 5 से 6% वोट घट गए और तृणमूल कांग्रेस के 5% वोट आ गए, जो कि पहली दफा लड़ रही थी। तो तृणमूल कांग्रेस 5% वोट ले गई, कांग्रेस के 5% वोट घट गए, तो कांग्रेस की 6 सीटें भी घट गई और भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें बढ़ गई। तो इस कैलकुलेशन को कांग्रेस ने समझा, अरे जितने सीट हमारे घटे उतने बीजेपी के बढ़े और जितने वोट हमारे घटे उतने तृणमूल कांग्रेस के बढ़े। इसका अर्थ तृणमूल कांग्रेस प्रकारांतर से क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए आई थी। ये एक स्वाभाविक वहां से इन्फ्रेंस निकला। उसी राज्य में, उसी चुनाव में आम आदमी पार्टी 7% के आसपास वोट ले गई। अब हम जितने भी वोटों की बात कर रहे हैं ये गैर भाजपा वोट है। 23% कांग्रेस के वोट हो गए, 5% टीएमसी के वोट हो गए, 7% आम आदमी पार्टी के वोट हो गए। तो ये तमाम ऐसे वोट थे जो गैर भाजपा वोट थे और जो कांग्रेसियों को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ रहते, क्योंकि वहां की वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता था। लेकिन टीएमसी ने अपने 5% वोट से और आम आदमी पार्टी ने अपने 7% वोट से, आम आदमी पार्टी ने 2 सीट भी जीते, टीएमसी ने तो कोई सीट नहीं जीता। तो ये जो 12% वोट चला गया गैर भाजपा वोट, ये दरअसल 23 और 12 35% वोट बनाता है। गैर भाजपा वोट 35% वो बेकार हो गए और 33% पर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के इजाफे के साथ चुनाव जीत गई और वहां सरकार भी है, 40 में से 20 सीटें आ गई उसको। तो उसे यह अब लगने लगा है, इतना राहुल गांधी नहीं ये बात बोली, ये राहुल गांधी ने जब ये बात बोली बुधवार को, उसके बाद ये बात भूपेश बघेल साहब ने भी बोली कि जहां जहां मजबूत है कांग्रेस, वहीं वहीं टीएमसी और आम आदमी पार्टी क्यों जाती है, कहीं साजिश तो नहीं। तो कांग्रेस के इन हालातों के लिए अगर वो टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, वो अन्य दलों को, जो क्षेत्रीय दल है उनको जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तो कहीं अपना पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। वो एक केस रख रहे हैं लोगों के सामने, वो एक केस प्रेजेंट करना। अगर आप उतने ही मजबूत होते तो आप भारतीय जनता पार्टी से सीधे भिड़कर उसके ही वोट अपने कब्जे में कर लेते हो। यहाँ जनता पार्टी, यहाँ किसी के वोट किसी और में कन्वर्ट हो गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोट उनके डिफाइंड वोट बैंक हैं, राइट विंग वोट्स हैं, जो दक्षिणपंथी वोट, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के आधार पर एक बड़ा वर्ग तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये उसके वोट है। गैर भाजपा वोटों की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 40% के आसपास वोट बैंक बन जाता है उनका, और उनके साथ कुछ एलाइज हैं उनका मिला करके, पर 60% वोट गैर भाजपा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट संख्या 2014 और 2019 में भी कैसे लेकर के आई लोकसभा में। तो उसके पीछे वजह यही है कि कुछ दल ऐसे हैं जो सामने से तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दरअसल पीछे से वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। गुजरात में आप यही बात कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जाकर वहाँ पे वोट काटने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को और कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जाती है, वहाँ जाके सरकार बना लेती है आपकी सरकार के बाद। तो आप कितने मजबूत हैं ये देखना होगा, दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय। हालांकि यहाँ बात गठबंधन की क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, तो फिर एक समन्वय बनाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो कांग्रेस ये आरोप लगाए कि क्षेत्रीय दल हमारा वोट खा गए, तो फिर ये थोड़ा सा आपको अनफेयर भी लगता है कि आप क्या नहीं चाहते हैं कि कोई और लोकतंत्र में और पार्टियां सामने आए। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि और भी पार्टियां पुष्पित पल्लवित हों और लोकतंत्र के बगीचे को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएं, तो फिर अलग पार्टियां आएंगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने में दिल्ली में भी सफल रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से पंजाब में सरकार बनाने में सफल रही। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है और कई मंत्रालयों से ज्यादा उसका बजट होता है और छोटे छोटे राज्यों के बराबर उसका बजट रहता है। वहां पर उसने भारतीय जनता पार्टी को हराया, तो वो किस तरह अपने आप को कांग्रेस से कम में माने
वो कहती है कि कांग्रेस के पास 3 राज्य हैं, हमारे पास 2 राज्य हैं, हम भी लड़ रहे हैं और एक्टिवली लड़ रहे हैं। तो ये कहना बहुत गलत है। ममता बनर्जी कहती हैं कि साहब देखिए, ऐसा है कि 35 वर्षों से लेफ्ट का शासन चल रहा था। सिद्धार्थ शंकर 1973 में उनकी आखिरी सरकार बनी थी, 1973। कांग्रेस उसके बाद उनको हरा ही नहीं पाई, और अगर किसी ने हराया तो 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने वामपंथ को उखाड़ फेंका। तो ऐसे में आपका क्या अधिकार है ये कहने का कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष होनी चाहिए? आप जो ये कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा तो कह रहे हैं कि उनको फेस बनाइए प्रधानमंत्री। बिल्कुल, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने हराया, धूल चटा दिया, ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, तो ऐसा, और बहुत से नेताओं को लगता है कि बहुत जबरदस्त जीत हुई, प्रचंड जीत हुई। इतने दिन सत्ता में रहने के बाद, करीब 10 साल सत्ता में रहने के बाद तीसरा चुनाव लड़ रही थी ममता बनर्जी और उनकी सीट संख्या बढ़ गई। लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होता है। तो इन पार्टियों के प्रभाव के मद्देनजर अब कांग्रेस ये कहे कि नहीं, तृणमूल कांग्रेस जो है मेघालय आकर के गलती कर रही है, उसने हमें बंगाल में उखाड़ दिया और अब वो मेघालय में भी आके हमें उखाड़ना चाहती है, यहाँ तो हम मजबूत है, तो ये जरा अनफेयर तो हो जाता है। पर देखिए, ये जो आपसी स्क्वॉबल है, ये आपसी जो लड़ाई है, इसका एक फॉल आउट भी है। दोनों के अपने अपने व्यू पॉइंट है। तृणमूल कांग्रेस के अपने व्यू पॉइंट है, आम आदमी पार्टी के अपने व्यू पॉइंट है, और कांग्रेस के भी अपने। तृणमूल की तरफ से डेरेक ओब्रायन ने एक तस्वीर साझा की है कि राहुल गांधी की सभा में देखिए कितने कम लोग हैं, और ममता बनर्जी की सभा में देखिए कितने सारे, अभिषेक बनर्जी जो रैली कर रहे हैं उसमें कितने सारे लोग हैं। तो एक तरह से बौखलाहट है जिसमें ये बोला जा रहा है। हाँ, देखिए, वो तो एक तात्कालिक बात हो गई। देखिए, ये इस बात को तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस अभी भी मुख्य विपक्ष वही है, हाँ, मेघालय में, और सबसे मजबूत दल है। और तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से मुख्य विपक्ष का जो वहाँ पर दर्जा अख्तियार किया है, वो बड़ा ही कृत्रिम है, क्योंकि 17 MLAs जीते थे कांग्रेस के पिछले चुनाव में, 12 उसमें से टूट करके चले गए थे तृणमूल के पास। तो गुस्सा कांग्रेस का जायज है, बिल्कुल, कि हमारे 17 में से 12 आपने खरीद लिए और आप मुख्य विपक्ष बन गए। तो एक तरह से आपने बहुमत तो कुछ हासिल किया नहीं, आपने अपने विधायक जिताए नहीं, जो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे के लिए कह रहे हैं कि आपने तो जिताए नहीं। तो राहुल गांधी की नाराजगी वहां तो जायज है कि भाई आप तो इस तरह से करते हैं कि हम, अब ये बात इसलिए सामने आती है कि 2021 में जब तृणमूल कांग्रेस बंगाल जीत गई, भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, तो उसके बाद उन्हें लगा कि हमें फैलना चाहिए। तो वो गोवा गए, वहां पर उन्हें उल्टे बास बरेली आना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त हार हरा दिया। वो मेघालय चले गए हैं, उन्हें लगता है कि चलिए उधर नहीं कुछ हो पाया, वो तो पश्चिम था, तो चलिए हम ये पूरब में ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास एक प्रभाव क्षेत्र भी है, बांग्ला स्पीकिंग लोग भी हैं, त्रिपुरा में, मेघालय में कुछ मिल जाते हैं, और गारो हिल्स में आज की तारीख में मेघालय में मजबूती है तृणमूल कांग्रेस की। अब ये जो है ना, इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स हैं कि भाई हम बढ़ेंगे तो आप हारेंगे, और आप हारेंगे तभी हम जीत पाएंगे, पर हमारी जो लड़ाई है इसमें भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित ही फायदे में रहेगी, वो तो जीतेगी ही जीतेगी। तो जो आप उस गठबंधन की बात कर रहे हैं, 2024 का केस खराब तो होता है कि भाई सब लोग एक मंच पर आ जाओ। अभी एक पत्रिका को इंटरव्यू दिया राहुल गांधी ने, इटालियन मैगजीन को, उसमें उन्होंने कहा कि सवाल था कि भाई मोदी जी को हराना क्या संभव है? बोला एब्सोल्युटली 100% संभव है। कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा कि अगर सारे विपक्षी एक साथ आ जाते हैं। ये इंटरव्यू देकर के फिर वो मेघालय गए और वहां उन्होंने तृणमूल पे अटैक कर दिया। अच्छा, वही वाली बात जो हम लोग कई बार जिक्र करते हैं कि विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं और केंद्रीय चुनाव, आम चुनाव अलग होते हैं, उनके मुद्दे भी अलग होते हैं। वहाँ पर एक होना थोड़ा सा लगता है कि हाँ एक हुआ जा सकता है, लेकिन क्षेत्रीय जब चुनाव होते हैं, किसी विधानसभा में चुनाव होते हैं, तो अपनी साख भी वहाँ पर बनानी होती है, तो वो गुस्सा या फिर ऐसी बातें मुंह से निकल जाती है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये दुविधा रहेगी। एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर एक बहुत ही मजबूत एलाई शिवसेना के साथ संबंध खराब होते हुए भारतीय जनता पार्टी का हमने हाल देखा है।
आज की तारीख में अब ये तय होना बाकी है कि एकनाथ शिंदे उनके लिए एसेट है या लाइबिलिटी, वो तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उद्धव गुट से वो तो अनबन हो ही गई। बिल्कुल। तो ये जो बड़ी पार्टियों को अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए राज्यों में भी कसरत करनी होती है, तो उसमें छोटी पार्टियां या छत्रप के नेतृत्व वाली पार्टियां जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनके साथ अनबन तो होती है। पर यही कॉन्ट्राडिक्शन है और यही अग्नि परीक्षा है राहुल गांधी की। देखिए, उन्होंने जो अख्तियार किया है मिजाज, जो उन्होंने एक रुतबा राजनीति में और खासतौर पर विपक्ष की राजनीति में हासिल किया है इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसे विपक्ष का हर नेता मानने के लिए तैयार है। तो क्या उन्हें इन छोटी लड़ाइयों में डालना चाहिए? उनकी जुबान से अगर कोई बात आती है तो फिर उसका जवाब ममता बनर्जी को देना पड़ता है। और ममता बनर्जी ने और उनके कुनबे ने बड़ा सीधा सवाल कर दिया राहुल गांधी से कि 2021 में जब सबको पता था कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है इस राज्य में तो उसका नाम तृणमूल कांग्रेस है, तो फिर क्या कांग्रेस उस राज्य में चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद कर रही थी? जो लागू होता है उन पर वो लागू तो फिर कांग्रेस पे भी हो जाता है कि अगर मेघालय में तृणमूल कांग्रेस का चुनाव लड़ना गलत है तो फिर बंगाल में कांग्रेस का चुनाव लड़ना कितना उचित है? हाँ, सही बात है। तो और इस तरह से ये लॉजिक जो है हर जगह, ये लॉजिक तो हर जगह फिर लागू होता है। पर देखिए, इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन से शायद कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है कि जो नीति निर्णायक होते हैं वो उनको इस बहस में डाल करके पार्टी का क्या फायदा होने वाला है। राहुल गांधी मेघालय के लिए वो जो उन्होंने पूरी राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपनी एक छवि गढ़ी है, क्या उसे मेघालय के लिए खराब किया जा सकता है? और क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही फोकस्ड फिलहाल के लिए की जा रही हैं? अभी बड़ी तस्वीर शायद नहीं देखी जा रही है कि लोकसभा में क्या करेंगे, साथ किस तरह से आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये तस्वीर देखी जा रही है कि इस राज्य में क्या हो सकता है। जैसे त्रिपुरा में गए, वहाँ पर लेफ्ट के साथ उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बैठाया और चुनाव लड़े। वहाँ जाकर कहा, हम लोगों ने बात भी की, काफ़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे थे। अब 2 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कितनी अच्छी स्थिति में थे। वैसे ही अब मेघालय गए हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी पर गुस्सा उन्होंने निकाला है। तो राज्य दर राज्य ऐसे निकले, फिलहाल के लिए ज़्यादा दूर की नहीं सोची जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है क्या कि जब चुनाव आएंगे, करीब आएंगे, तब देखेंगे? मेरा मानना है क्या करेंगे? आप पीसमील फैशन में नीतियां नहीं बनाते हैं। नीतियां जो होती हैं वो सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। और अगर आपको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, तो उस लड़ाई की शुरुआत जो होती है वो राज्यों के चुनाव से ही होती है। आप अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में हार जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में हरा देंगे? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मेघालय में पहले तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग अलग लड़ क्यों रहे हैं, जब वही तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस बंगाल में 2017 में साथ लड़े थे। नहीं, तो राज्यों में अपनी साख भी तो बचानी है, अपने आप को भी तो बचाए रखना है। लेकिन आपको किनके खिलाफ लड़ना है? देखिए, अपने दुश्मन तो चुनने पड़ेंगे। अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो कर्ण ने महाभारत में दुश्मन चुना था। नहीं, तो ऐसे बंगाल में अगर ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को हरा देते, मान लीजिए, तो कांग्रेस कहती है हमको भी कांग्रेस कहती है कि हमको भी कुछ चाहिए फिर। तो वो अपनी चीजें शेयर क्यों करती ममता बनर्जी? यही कॉन्ट्रडिक्शंस है जिसको मैनेज करने पर ही वो बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिसकी बात आप शुरुआत में कर रहे थे। यही कॉन्ट्रडिक्शंस है। आप अगर 2017 में चुनाव लड़ सकते हैं साथ में, और कांग्रेस को 45 सीटें आई थी उस वक्त जब चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और टीएमसी मिलकर के, तो टीएमसी ने सरकार बनाई और कांग्रेस को भी सीटें आई। उसके बाद 2021 आया, तृणमूल और कांग्रेस ने चुनाव साथ नहीं लड़ा, कांग्रेस को बहुत कम सीटें आई, बहुत ही कम सीटें आई, 2, 4, 5 की संख्या में चले गए वो, और तृणमूल ने कितनी बड़ी जीत रजिस्टर कर ली। आप तय करें कि एक वोट है बीजेपी का इस देश में और एक वोट है गैर भाजपा का, और ये जो आपसी महत्वाकांक्षाएं हैं कि अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, या फिर केसीआर, या फिर खम्मम ग्रुप, या फिर ये अलग अलग है क्या? और अगर अलग अलग है और यही सच्चाई है
तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर वर्क करके भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कमाल के नतीजे इस देश में हासिल किए हैं, 2024 में भी करेगी। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बताएं कि उन्हें क्या लगता है, राहुल गांधी ने अगर ममता बनर्जी को घेरा है तो क्या वजह है। विधानसभा चुनाव में वो थोड़ी जो विधायक इधर से उधर चले गए हैं, क्या इस वजह से ये बयान दिया गया है या फिर बात कुछ और है, और क्या 2024 में महागठबंधन बन पाएगा इन बयानों के सहारे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।